Hello everyone, welcome to Read, React and Review. Book name Atomic Habits, chapter number 18. प्रतिभा के बारे में सच, कब जीन्स मायने रखते हैं और कब वे मायने नहीं रखते। माइकल फेल्प्स से अनेक लोग परिचित हैं। उन्हें व्यापक रूप से इतिहास के सबसे महान एथलीटों में गिना जाता है। फेल्प्स ने न केवल तैराकी में बल्कि किसी भी खेल में किसी अन्य ओलंपियन से अधिक ओलंपिक पदक जीते हैं। कम लोग हिकम अलगुरोज का नाम जानते हैं, लेकिन वे अपने आप में शानदार एथलीट थे। अलगुरोज मोरक्को के धावक हैं जो 2 ओलंपिक स्वर्ण पदक जीत चुके हैं और उन्हें मध्यम दूरी के सर्वकालीन महानतम धावकों में गिना जाता है। कई सालों तक मील, 1500 मीटर और 2000 मीटर दौड़ में विश्व रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज थे। 2004 में ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित ओलंपिक खेलों में उन्होंने 1500 मीटर और 5000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीते थे। ये दोनों एथलीट कई मायनों में बेतहाशा अलग हैं। जिन्हें पता न हो उन्हें बता दें, एक ने जमीन पर और दूसरे ने पानी में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन विशेष रूप से वे लंबाई में काफ़ी भिन्न हैं। अलगुरोज 5 फुट 9 इंच लंबे हैं, फेल्प्स 6 फुट 4 इंच लंबे हैं। लंबाई में 7 इंच के अंतर के बावजूद दोनों लोग एक मामले में समान हैं। माइकल फेल्प्स और हिकम अलगुरोज दोनों समान लंबाई की पैंट पहनते हैं। यह कैसे संभव है? अपनी लंबाई के हिसाब से फेल्प्स के पैर अपेक्षाकृत छोटे हैं और उनका बहुत लंबा धड़ है जो तैराकी के लिए एकदम सही है। अलगुरोज के विश्वसनीय रूप से लंबे पैर और छोटा ऊपरी शरीर है जो दूरी की दौड़ के लिए आदर्श कदकाठी है। अब कल्पना करें विश्व स्तरीय ये 2 एथलीट अपने खेल बदल लें। क्या माइकल फेल्प्स अपनी छोटी टांगों के कारण पर्याप्त प्रशिक्षण के बाद भी ओलंपिक धावक बन सकेंगे? यह असंभव है। फिटनेस के लिहाज से देखें तो फेल्प्स 194 पाउंड के हैं जो गुरोज से 40% भारी हैं। गुरोज 138 पाउंड के कम वजन के धावक हैं। लंबे धावक भारी धावक साबित होते हैं और उनका अधिक भार दूर तक दौड़ने के लिए श्राप बन जाता है। कुलीन प्रतिस्पर्धा के विपरीत इसमें फेल्प्स पहले ही हार जाएंगे। इसी प्रकार से अलगुरोज इतिहास के सर्वश्रेष्ठ धावक हो सकते हैं, लेकिन वे तैराक के रूप में ओलंपिक में पात्रता हासिल कर पाते इसमें संदेह है। 1976 से 1500 मीटर के धावकों की औसत लंबाई 5 फीट 10 इंच है। इसकी तुलना में पुरुषों की 100 मीटर की फ्रीस्टाइल तैराकी में औसत लंबाई 6 फीट 4 इंच की रहती है। तैराक लंबे रहते हैं और उनकी पीठ और भुजा लंबी होती हैं जो तैरने के लिए आदर्श होती हैं। अलगुरोज ने तैराकी में प्रवेश भी किया होता तो वे गंभीर नुकसान में रहते। सफलता के अपने क्षेत्र को अधिकतम करने की कुंजी प्रतियोगिता के सही क्षेत्र का चयन करना होता है। यह आदत बदलने की तरह ही खेल और व्यवसाय में भी बिल्कुल सत्य है। आदतों का प्रदर्शन करना और उनके साथ जुड़े रहना तब अपेक्षाकृत ज़्यादा आसान रहता है जब आदतें आपके प्राकृतिक झुकाव और क्षमताओं के अनुरूप होती हैं। पूल में माइकल फेल्प्स या ट्रैक पर हिकम अलगुरोज की तरह आप वह गेम खेलना चाहते हैं जहां संभावनाएं आपके पक्ष में होती हैं। इस रणनीति को अपनाने के लिए यह आसान सच स्वीकार करना होगा कि लोग विभिन्न क्षमताओं के साथ जन्म लेते हैं। कुछ लोग इस तथ्य पर बहस नहीं करना चाहते। सतह पर दिखता है कि आपके जीन्स तय हैं और उस बात पर विचार करने का कोई औचित्य नहीं है जो आपके नियंत्रण में नहीं है। जैविक निर्धारण जैसे मुहावरे ऐसे लगते हैं मानो कुछ ही व्यक्ति सफलता के लिए बनाए गए हैं, शेष सब असफल रहेंगे, लेकिन यह व्यवहार पर जीन्स के प्रभाव का संकुचित नजरिया माना जाएगा। जेनेटिक्स की ताकत ही उसकी कमजोरी भी होती है। जीन्स को आसानी से बदला नहीं जा सकता। इसका अर्थ है कि वे अनुकूल परिस्थिति में शक्तिशाली फायदा और विपरीत परिस्थितियों में गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। यदि आप 7 फीट की हाइट के हैं तो बास्केटबॉल के बहुत काम के हैं। यदि आप जिम्नास्टिक का रूटीन अपनाना चाहते हैं तो 7 फीट की लंबाई बाधा रहेगी। हमारा वातावरण हमारे जीन्स की अनुकूलता और प्राकृतिक प्रतिभा के उपयोग को तय करता है। जब हमारा वातावरण बदलता है तो उन गुणों को अपनाएं जो सफलता तय करती है। यह शारीरिक गुणों के लिए ही नहीं बल्कि मानसिक गुणों के लिए भी ठीक है। यदि आप मेरी आदतों और मानव व्यवहार के बारे में पूछेंगे तो मैं चतुराई से बताऊंगा, न कि तब जब आप मुझे बुनाई, रॉकेट छोड़ने या गिटार की तारों के बारे में पूछेंगे। सक्षमता संदर्भ पर अधिक टिकी रहती है। किसी भी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में शीर्ष पर बैठे लोग न केवल अच्छे ढंग से प्रशिक्षित होते हैं बल्कि वे उस कार्य के अनुकूल भी होते हैं। इस कारण से यदि आप वास्तव में महान होना चाहते हैं तो सही जगह के चयन पर ध्यान देना बेहतर होगा। संक्षेप में कहा जाए तो जीन्स आपके भाग्य को तय नहीं कर सकते, वे अवसर के क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। एबोर मेट नामक फिजिशियन बताते हैं, जीन्स आपको प्रवृत्त कर संभावना बढ़ा सकते हैं लेकिन वे पूर्व निर्धारण नहीं कर सकते। जिन क्षेत्रों में आप जीन्स के अनुसार सफलता के लिए प्रवृत्त होते हैं वे क्षेत्र हैं जहां आदतों से संतुष्टि अधिक मिलती है। खुद के प्रयासों को उन क्षेत्रों में ले जाएं जहां आप उल्लासित हों और आपके प्राकृतिक कौशल का मेल अपनी सबसे प्रबल इच्छा की योग्यता से कर पाएं। वही इसकी कुंजी है। सीधा सवाल उभरेगा,
मैं किस तरह से समझूंगा कि इन चीज़ों की मेरे लिए अनुकूलता है? मैं उन अवसरों और आदतों को कैसे चुन सकता हूँ जो मेरे लिए सही हैं? इसके उत्तर के लिए पहले हम आपके व्यक्तित्व को समझेंगे। आपका व्यक्तित्व आपकी आदतों को किस तरह प्रभावित करता है? आपके जीन्स आपकी हर आदत के पीछे काम करते रहते हैं। वास्तव में हर व्यवहार की सतह के नीचे आप कितने घंटे टीवी देखते हैं, आप किस तरह से विवाह या अलगाव कर सकते हैं, किस तरह से नशे, शराब या निकोटीन की लत अपना सकते हैं, इन पर जीन्स का प्रभाव ही रहता है। इस बात के लिए मजबूत आनुवंशिक घटक होता है कि जब आप किसी अधिकार प्राप्त शक्ति का सामना कर रहे होते हैं तो आप कैसे आज्ञाकारी या विद्रोही होते हैं, तनावपूर्ण घटनाओं के प्रति कितने संवेदनशील या प्रतिरोधी होते हैं, आप कितने अतिक्रिया या प्रतिक्रियाशील होते हैं, और यहाँ तक कि संवेदना से जुड़े अनुभवों के दौरान आप कितना रोमांचित महसूस करते हैं या ऊब महसूस करते हैं, जैसे कि संगीत कार्यक्रम में भाग लेना। लंदन के किंग्स कॉलेज में व्यवहार संबंधी जेनेटिक्स के विशेषज्ञ रॉबर्ट ने मुझे बताया, यह अब उस बिंदु पर आ चुका है जहां हमने यह देखने के लिए परीक्षण बंद कर दिया है कि क्या किसी लक्षण का कोई आनुवंशिक घटक है, क्योंकि हम शाब्दिक रूप से एक ऐसा कुछ नहीं पा सकते जो हमारे जीन से प्रभावित न हो। एक साथ बंधे जेनेटिक लक्षणों के आपके अनूठे समूह को आपको एक विशेष व्यक्तित्व की ओर प्रवृत्त करते हैं। आपका व्यक्तित्व उन विशेषताओं का समूह है जो परिस्थिति से परिस्थिति के अनुरूप होता है। व्यक्तित्व के लक्षणों के सबसे सिद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण को बिग 5 के रूप में जाना जाता है, जो उन्हें व्यवहार के 5 वर्ण क्रम में विभाजित कर देता है। नंबर 1, अनुभव के लिए खुलापन। एक छोर पर जिज्ञासु और आविष्कारी होने के साथ दूसरे छोर पर सावधान और सतत बने रहना। कर्तव्यनिष्ठा, व्यवस्थित और कार्यकुशल होने से लेकर सहज और स्वाभाविक होना। नंबर 3, बहिर्मुखता, बातचीत करने में सहज और ऊर्जावान होने से लेकर एकाकी रहना और कम बोलना। नंबर 4, प्रियता, मित्रवत और दयावान बने रहने से लेकर चुनौतीपूर्ण निर्लिप्त होना। नंबर 5, मनोविक्षिप्तता, बेचैन और संवेदनशील होने से लेकर आत्मविश्वासी, शांत और स्थिर बने रहना। इन 5 गुणों की जैविक बुनियाद होती है। उदाहरण के लिए बहिर्मुखता को जन्म से ही आंका जा सकता है। यदि वैज्ञानिक नर्सिंग वार्ड में जोर से आवाज़ निकालें तो कुछ बच्चे इस ओर घूम जाएंगे जबकि अन्य इसके विपरीत हो जाएंगे। जब वैज्ञानिकों ने पूरे जीवन काल में इन बच्चों की आदतों पर ध्यान दिया तो आवाज़ की ओर जो बच्चे घूमे वे बहिर्मुखी मिले, जो बच्चे विपरीत या दूसरी ओर घूम गए वे अंतर्मुखी मिले। जिन लोगों की प्रियता उच्च स्तरीय होती है उनमें दया, दूसरों का ध्यान रखने का चिंतन और उष्मता रहती है। उन लोगों में उच्च स्तर पर प्राकृतिक ऑक्सीटोसिन स्तर भी होता है। यह ऐसा हार्मोन है जो सामाजिक संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, विश्वास का भाव बढ़ाता है और यह हार्मोन प्राकृतिक अवसादरोधी के रूप में काम कर सकता है। आप आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति धन्यवाद के नोट्स लिखने की आदत या सामाजिक कार्यक्रमों में आयोजन की ओर झुका हुआ है उसमें किस स्तर पर ऑक्सीटोसिन होगा। तीसरे उदाहरण के रूप में मनोविक्षिप्तता पर विचार करें। यह व्यक्तित्व की ऐसी विशेषता है जो सभी लोगों में विभिन्न स्तरों पर होती है। जिन लोगों में ज़्यादा होती है वे बेचैन रहते हैं और दूसरों की तुलना में अधिक चिंता करते हैं। दूसरे शब्दों में जो लोग अपने वातावरण में नकारात्मक संकेतों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं वे मनोविक्षिप्तता में उच्च स्कोर करने की संभावना रखते हैं। अन्य आदतें सिर्फ हमारे व्यक्तित्व से निर्धारित नहीं होती, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे जीन्स हमें एक निश्चित दिशा की ओर मोड़ देते हैं। गहरी जड़ों वाली हमारी वरीयताएं कुछ व्यवहार कुछ लोगों के लिए दूसरों की तुलना में आसान बना देती हैं। आपको इन अंतरों के लिए क्षमा याचना नहीं करनी चाहिए या उनके बारे में अपराध बोध से ग्रस्त नहीं होना चाहिए, लेकिन आपको उनके साथ काम करना चाहिए। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो कर्तव्य निष्ठा पर कम स्कोर करता है उसके स्वभाव से व्यवस्थित होने की संभावना कम होगी और उसे अच्छी आदतों से जुड़े रहने के लिए वातावरण डिजाइन करने पर अधिक भरोसा करने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखने वाली बात यह है कि आपको उन आदतों का निर्माण करना चाहिए जो आपके व्यक्तित्व के लिए काम करें। लोग बॉडी बिल्डर की तरह वर्कआउट करके दिखने वाली मांसपेशियां बना सकते हैं, लेकिन यदि आप रॉक क्लाइंबिंग, साइकिल चलाना या रोइंग करना पसंद करते हैं तो व्यायाम की अपनी आदत को अपनी पसंद के अनुरूप आकार दें। यदि आपका दोस्त कम कार्बोहाइड्रेट वाले आहार का पालन करता है लेकिन आप पाते हैं कि कम वसा वाला भोजन आपके लिए काम करता है तो आपको इससे अधिक शक्ति मिलेगी। यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो शर्मिंदा न हो। यदि आप नॉन फिक्शन की बजाय रोमांच से भरपूर उपन्यास पसंद करते हैं, जो भी आपको मोहित करता है उसे पढ़ें। वह आदत चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगती है, न कि वह जो सबसे लोकप्रिय हो। हर आदत का एक स्वरूप होता है जो आपको खुशी और संतुष्टि ला सकता है, इसकी तलाश करें। यदि आदतें चलती रहें इसलिए आदतें सुखद होनी चाहिए। चौथे नियम के पीछे मूल विचार यही है। अपनी आदतों को अपने व्यक्तित्व के साथ जोड़ना अच्छी शुरुआत है, लेकिन यह कहानी का अंत नहीं है।
उन परिस्थितियों को खोजने और डिज़ाइन करने के लिए अपना ध्यान केंद्रित करें जहां आप प्राकृतिक रूप से अनुकूल हैं। कैसे वह खेल ढूंढें जिसमें संभावनाएं आपके पक्ष में हों। जिस खेल में संभावनाएं आपके पक्ष में हों उसे सीखना चाहिए। यह प्रेरणा को बनाए रखने और सफल अनुभव करने के लिए महत्वपूर्ण है। सैद्धांतिक रूप से आप हर चीज़ का सुख ले सकते हैं, लेकिन व्यवहार में उन्हीं चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं जो स्वाभाविक रूप से आपके पास आती हैं। जो लोग किसी खास चीज़ में महारत हासिल करते हैं, उसमें प्रतिभाशाली होते हैं, वे उस कार्य के लिए अधिक सक्षम हो सकते हैं और अच्छे काम के लिए प्रशंसा पाते हैं। वे ऊर्जावान बने रहते हैं क्योंकि वे अच्छे वेतन और बड़े अवसरों के लाभान्वित होते हैं, जो उन्हें खुशी ही नहीं बल्कि अच्छी गुणवत्ता वाला कार्य करने के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह एक अच्छा चक्र है। सही आदत चुनें, उससे प्रगति आसान होगी। गलत आदत चुनी और जीवन में कठिनाई आ जाएगी। आप सही आदत का चयन किस तरह करेंगे? प्रथम कदम वही है जिसे हमने तीसरे नियम इसे आसान बनाए में शामिल किया था। कई मामलों में जब लोग गलत आदतों को चुन लेते हैं तो इसका सीधा मतलब होता है कि उन्होंने ऐसी आदत चुन ली है जो बहुत कठिन थी। जब आदत आसान होती है तो आपके सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। जब आप सफल होते हैं तो आप अधिक संतोष अनुभव करते हैं। हालांकि एक अन्य स्तर पर भी विचार किया जा सकता है। लंबे समय तक आप इसमें आगे बढ़ते हैं और सुधार करते हैं तो कोई भी क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन सकता है। यहीं पर आपको यह तय करना होगा कि क्या आप सही खेल खेल रहे हैं जो आपकी सामर्थ्य के अनुकूल है। आपको उसका कैसे पता लगाना होगा? सबसे आम उपाय है प्रयोग और त्रुटि। स्वाभाविक रूप से इस रणनीति के साथ समस्या है क्योंकि जीवन बहुत अल्प है। आपके पास इतना समय नहीं होता कि आप हर करियर जानकर देखें, हर अविवाहित के साथ डेट कर कर देखें, हर संगीत वाद्य बजा कर देखें और हर करियर को अपना कर देखें। इस उलझन से निपटने का, इसे एक्सप्लोर करने का तरीका है। किसी नई गतिविधि की शुरुआत में अन्वेषण की अवधि होनी चाहिए। रिश्तों में इसे डेटिंग कहते हैं, कॉलेज में इसे लिबरल आर्ट्स कहा जाता है, व्यापार में इसे स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है। इसका लक्ष्य कई संभावनाओं को आजमाना, विचारों की विस्तृत श्रृंखला पर शोध करना और एक विस्तृत परिदृश्य रखना होता है। अन्वेषण की प्रारंभिक अवधि के बाद अपना ध्यान सर्वश्रेष्ठ समाधान की ओर स्थानांतरित करें जो आपको मिल गया है, लेकिन कभी कभी प्रयोग भी करते रहें। उचित संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि आप जीत रहे हैं या हार रहे हैं। अगर आप वर्तमान में जीत रहे हैं तो दोहन करते रहें। यदि आप वर्तमान में हार रहे हैं तो आप अन्वेषण जारी रखें। लंबे समय में उस रणनीति पर काम करना ही प्रभावी होता है जो 80 से 90% तक परिणाम देती है और शेष 10 से 20% के लिए अन्वेषण लगातार करते रहें। गूगल ने अपने कर्मचारियों से कहा था कि हफ्ते में अपना 80% ऑफिस के काम के लिए दीजिए और 20% उन प्रोजेक्ट्स पर काम कीजिए जो आपकी पसंद के हों। इसकी वजह से ही अब तक के सबसे सफल प्रोडक्ट्स एडवर्ड्स और जीमेल बन गए हैं। आदर्श दृष्टिकोण इस बात पर निर्भर करता है कि आपके पास कितना समय है। अगर आपके पास बहुत समय है, जैसे कोई करियर की शुरुआत में है, तो ज़्यादा अन्वेषण करना समझ में आता है क्योंकि एक बार जब आप सही चीज़ खोज लेते हैं तो फिर आपके पास इसका दोहन करने का पर्याप्त समय होता है। अगर आपके पास समय कम है, जैसे कि आप समय सीमा के किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो अब तक का सबसे अच्छा समाधान लागू करें और परिणाम प्राप्त करें। जैसे ही आप विभिन्न विकल्पों का पता लगाते हैं तो सवालों की एक श्रृंखला शुरू होती है जो आप अपने आप से लगातार पूछ सकते हैं ताकि उन आदतों और क्षेत्रों तक पहुंच सके जो आपके लिए संतोषजनक होंगे। जैसे वह क्या है जो मेरे लिए मज़ेदार है लेकिन दूसरों के लिए काम है। आप किसी कार्य के लिए बने हैं या नहीं, इसका संकेत यह नहीं है कि आप उससे प्यार करते हैं, बल्कि यह है कि आप उस कार्य से जुड़े दर्द को अन्य लोगों की तुलना में आसान तरीके से संभाल सकते हैं। जब आप खुद आनंद ले रहे होते हैं तो दूसरे लोग शिकायत कर रहे होते हैं। जो काम आपको अन्य लोगों की तुलना में कम कष्ट पहुंचाता है, वह है जिसके लिए आप बने हैं। मैं समय का ध्यान क्यों नहीं रख पाता हूँ? प्रवाह एक मानसिक स्थिति है। इसमें आप तब प्रवेश करते हैं जब आप अपने कार्य पर इतने केंद्रित हो जाते हैं कि शेष दुनिया धुंधली पड़ जाती है। खुशी और चरम प्रदर्शन का यह मिश्रण एथलीटों और कलाकारों को तब अनुभव होता है जब वे अपने जोन में होते हैं। प्रवाह की स्थिति का अनुभव करना और कार्य को कम से कम कुछ हद तक संतोषजनक करना लोगों के लिए असंभव होता है। एक औसत व्यक्ति के मुकाबले मुझे कैसे अधिक प्रतिफल मिल सकता है? हम लगातार अपने आसपास से तुलना करते रहते हैं। जब यह तुलना हमारे पक्ष में रहती है तो व्यवहार अधिक संतोषजनक होता है। जब मैंने jamesclear.com लिखना आरंभ किया तो मेरी ईमेल लिस्ट तेजी से बढ़ गई। मैं यह सुनिश्चित नहीं कर पा रहा था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानता था कि मेरे मित्रों की तुलना में परिणाम जल्द प्राप्त होंगे, जिससे मुझे लिखना जारी रखने के लिए प्रेरणा मिलती चली गई।
मेरे लिए स्वाभाविक क्या है। एक पल के लिए आप इस बात को भूल जाओ कि आपको क्या पढ़ाया गया है, समाज में आपको क्या कहा गया है, इसे भी भूल जाओ। दूसरों की क्या अपेक्षा है, इसे भी भूल जाओ। अपने भीतर देखो और पूछो, मेरे लिए स्वाभाविक क्या है। कब मैं जीवंतता अनुभव करता हूँ, कब मैं वास्तविक स्वयं महसूस करता हूँ। लोगों को खुश करने का कोई भीतरी संतुलन नहीं है। दोबारा अनुमान लगाने, आत्मालोचना की कोई बात नहीं है। बस इसमें उतरते जाने का आनंद लेना है। जब भी आपको प्रामाणिकता और सटीकता लगे, समझ लो कि सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। स्पष्ट करें तो इसमें कुछ प्रक्रिया तो भाग्य से होती है। माइकल फेल्प्स और हिकमत गुरोस भाग्यशाली हैं कि उनमें यह दुर्लभ गुण जन्म से प्राप्त हैं और यह समाज में बहुत महत्व रखते हैं। इनके गुणों के कारण वे आदर्श माने गए हैं। इस ग्रह पर हमारे पास बहुत ही कम समय है और वास्तव में महान वही है जो न केवल खूब मेहनत कर रहे हैं बल्कि उनका भाग्य भी अच्छा है, जो अवसरों को अपने पक्ष में ले जाते हैं। लेकिन तब क्या करेंगे जब आप इसे भाग्य के लिए नहीं छोड़ना चाहते। यदि आप ऐसा खेल नहीं ढूंढ सकते जिसमें सारे पक्ष आपके समर्थन में हो, तो किसी एक को अपने पक्ष में कर लो। डिलब्रेट के कार्टूनिस्ट स्कॉट एडम्स कहते हैं कि हर एक के पास कुछ क्षेत्र होते हैं जिसमें वे शीर्ष 25% में हो सकते हैं। बस कुछ प्रयास करने होंगे। मेरे मामले में मैं अन्य लोगों के मुकाबले अच्छे से चित्रकारी कर सकता हूँ, लेकिन मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ। मैं उस औसत कॉमेडियन की तुलना में अधिक मजाकिया नहीं हूँ जो कभी नाम नहीं कमा पाते, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों के साथ मजाकिया हूँ। चमत्कार यह है कि कुछ लोग ही अच्छा मित्र बना सकते हैं और व्यंग्य लिख सकते हैं। इन दोनों का संयोजन ही मेरे काम को दुर्लभ बना देता है। और जब मेरे व्यवसाय में जुड़ता है तो अचानक ही मेरे पास एक विषय रहता है जिसे मुश्किल से कोई कार्टूनिस्ट अनुभव किए बिना समझ सकता है। जब आप बेहतर होकर नहीं जीत सकते तो आप अलग होकर जीत सकते हैं। अपने कौशल का संयोजन करके आप प्रतिस्पर्धा के स्तर को कम कर देते हैं, जो विशिष्ट होना आसान बना देता है। आप नियमों को फिर से लिखकर जेनेटिक लाभ की जरूरत का शॉर्टकट कर सकते हैं। एक अच्छा खिलाड़ी उस खेल को जीतने की कड़ी मेहनत करता है जो हर कोई खेल रहा है। एक महान खिलाड़ी एक नया खेल रचता है जो उसकी ताकत के अनुरूप होता है और कमजोरियों से उसकी रक्षा करता है। कॉलेज में मैंने अपने खुद के विषय रचे थे, बायोमैकेनिक्स, जो भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और शरीर विज्ञान का संयोजन था। मैं इतना अच्छा नहीं था कि भौतिकी और जीव विज्ञान में टॉप कर सकूं, जो मैंने अपना खुद का विषय बनाया। और चूंकि यह मेरे लिए मुझे अनुकूल लगा, मैंने यह कोर्स इसलिए लिया क्योंकि मेरी इसमें रुचि थी और इसे पढ़ना मुझे काम नहीं लगता था। साथ ही इसमें किसी अन्य से तुलना के से मैं बच जाया करता था। क्लास में कोई इस तरह के विषयों का संयोजन नहीं ले रहा था तो कौन कहता कि वह बेहतर है या बदतर। खराब जेनेटिक्स की दुर्घटना से पार पाने का सबसे ताकतवर तरीका विशेषज्ञता है। किसी कौशल में आपकी जितनी अधिक महारत हासिल होगी उतना ही दूसरों को प्रतिस्पर्धा करने में परेशानी होगी। कोई बॉडी बिल्डर औसत पंजा लड़ाने वालों से बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन भारी भरकम बॉडी बिल्डर भी पंजा लड़ाने में धूल चाटते हैं, क्योंकि पंजा लड़ाना एक विशेष विधा है। भले ही आप प्राकृतिक रूप से प्रतिभा के धनी नहीं हैं, लेकिन किसी गूढ़ रणनीति में आप सर्वश्रेष्ठ हो सकते हैं। उबलता पानी किसी आलू को नरम कर देगा, लेकिन अंडे को सख्त बनाएगा। भले ही आप आलू हो या अंडा, आप इसे नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप ऐसा खेल तय कर सकते हैं जहां नरम और सख्त होना बेहतर हो। यदि आप अधिक अच्छा वातावरण पाते हैं तो हालात बदल सकते हैं, जहां कुछ चीज़ें जो आपके विरोध में हैं आपके पक्ष में ढल जाएंगी। अपने जीन्स से कैसे अधिकतम हासिल करें। हमारे जीन्स खूब मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं कि किस में कड़ी मेहनत करनी है। एक बार जब हम अपने सामर्थ्य को समझ जाते हैं तो हम जान पाते हैं कि किस में समय और ऊर्जा निवेश की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि किस तरह के अवसरों की ओर देखना है और किस प्रकार की चुनौतियों से अलग रहना है। जितना हम अपने स्वभाव को बेहतर समझते हैं, हमारी रणनीति अच्छी होती जाती है। जैविक अंतर मायने रखता है, फिर भी यह ज़्यादा उत्पादक होता है कि क्या आप अपनी तुलना अन्य लोगों से करने के बजाय इस बात पर फोकस कर रहे हैं कि आप अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं। किसी खास योग्यता के प्रति आपको सीमाओं के तथ्य का इस बात से कोई लेना देना नहीं होता कि आप अपनी क्षमताओं के शीर्ष पर पहुंच रहे हैं या नहीं। लोग अपनी सीमाओं के तथ्य में इतने फंस जाते हैं कि वे वहां तक पहुंचने के लिए जरूरी प्रयास ही नहीं कर पाते। इसके अलावा यदि आप काम नहीं कर रहे हैं तो जीन्स आपको सफल नहीं कर सकते। हाँ, यह संभव है कि जिम के ट्रेनर के बेहतर जीन्स हों, लेकिन यदि आपने उसकी ही तरह अभ्यास नहीं किया तो यह कहना असंभव है कि आपकी जेनेटिक बेहतर है या नहीं। आप जिनकी प्रशंसा करते हैं, यदि उतनी मेहनत आप नहीं कर रहे तो फिर उनकी सफलता को भाग्य बताकर बचे नहीं।
संक्षेप में, आपकी आदत लंबे समय तक संतोषजनक बनी रहे, यह तय करने के लिए ऐसा आचरण चुनें जो आपके व्यक्तित्व और कौशल के अनुरूप हो। जो आसानी से प्राप्त हो रहा हो उस पर खूब मेहनत करें। अध्याय का सार। सफलता की संभावनाओं को अधिकतम करने की कुंजी है प्रतिस्पर्धा के लिए सही क्षेत्र का चयन। सही आदत अपनाएंगे तो विकास आसान होगा, खराब आदत पर जीवन संघर्षमय होगा। जीन्स को आसानी से बदल नहीं सकते। इसका अर्थ है कि अनुकूल स्थितियों में वे जोरदार लाभ देते हैं और विपरीत स्थितियों में वे गंभीर नुकसान करते हैं। आदतें तब आसान रहती हैं जब वे आपकी प्राकृतिक क्षमताओं से जुड़ी हुई होती हैं। आपके अनुकूल श्रेष्ठ आदतों को चुनें। ऐसा खेल खेलिए जो आपके सामर्थ्य के अनुसार हो। यदि कोई खेल नहीं चुन सकते तो नया खेल बनाएं। जीन्स कड़ी मेहनत की ज़रूरत को खत्म नहीं कर सकते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि किस पर कड़ी मेहनत करनी चाहिए। थैंक यू वीडियो में बने रहने के लिए। पूरी ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब करें। यदि हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करें।